तो इस रिवीजन सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो यूनिट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से जो यूनिट रिलेटेड है, अब उसके क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स से सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं ये यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, और इनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बाद अगली जो वीडियो होगी वो वेव ऑप्टिक्स की, देन रे ऑप्टिक्स की, और लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे इस वाली सीरीज में। ठीक है, फिर जो है वो मैराथन क्लासेस जो हैं उनको डाल रहे होंगे कि लगभग लगभग 2-3 दिन के अंदर जो है पूरा सिलेबस जो है ना एक बार रिपीट कर देंगे आपका एग्जाम से पहले। ठीक है, तो काम जो वो आपने करना क्या कुछ है, सुने ध्यान से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या दिखा रखा है। पहले वाले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो आपको क्या बोली हैं सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। वाई शुड द स्प्रिंग या सस्पेंशन वायर इन अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर शुड हैव लो टोर्शनल कांस्टेंट। अब जैसा कि हम बाकी क्लासेस में भी जो है वो हमने डिस्कस करा है कि कंसेप्ट जो है वो आप कैसे लेके चलते हैं। तो मेन टॉपिक पे अगर मैं आऊं तो हमारा जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में अगर थोड़ा सा वर्किंग वाले हिस्से को ही डायरेक्ट में डील करूं तो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में हमने वर्किंग वाले हिस्से में क्या जाना था कि सर जितना डिफॉर्मिंग टॉर्क है उतना ही सर क्या होना चाहिए, रीस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए। कि जितना डिफॉर्मिंग टॉर्क है उतना ही सर हमारे पास क्या होना चाहिए, रीस्टोरिंग टॉर्क जो है ना वो होना चाहिए। ये बात जो है ना ये डिस्कस करी गई थी। डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क जो है बेटा वो किसके बराबर है, बीना के बराबर था। और रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो किसके बराबर था, के इंटू फाइव के बराबर था। इस तरीके से काम जो है ना वो हम एमसीजी में कर रहे होते हैं कि डिफॉर्मिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। जो डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क है वो कितना था, बीना। और रिस्टोरिंग वाला टॉर्क किसके बराबर था, के फाइव। और यहाँ से अगर मैं फाइव के बारे में बात करता हूँ तो के जो है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो आंसर में क्या बन जाएगा, बीना और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के। ठीक है, अब के जो है वही क्या कहलाता है, टोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, ताकि फाई की वैल्यू जो है वो क्या हो सके, ज्यादा हो सके। ठीक है, वाई इट शुड हैव लो टोर्शनल कांस्टेंट। इसका लो टोर्शनल कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, ताकि डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो सके, ज्यादा। पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने देखा है कि काम जब इसमें हम कर रहे हैं तो वर्किंग में आपने क्या देखा कि सर डिफॉर्मिंग टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर है, रिस्टोरिंग टॉर्क के। डिफॉर्मिंग वाला टॉर्क कितना है, बीना। रिस्टोरिंग वाला के फाइव। फाइव बताना है तो के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कम होने का क्या कारण है, ताकि जो फाई की वैल्यू है वो क्या हो सके, ज्यादा हो सके। ठीक है, तो वाई इट शुड हैव लो टोर्शनल कांस्टेंट सो दैट डिफ्लेक्शन जो है वो क्या आ सके, ज्यादा आ सके। ठीक है, इसीलिए जो है वो आप क्या करते हैं, अगला जो काम है कि लो टोर्शनल कांस्टेंट किसका होता है, फोस्फर ब्रोंज वायर का होता है। इसलिए आप पीवीडब्ल्यू की वायर जो है वो यूज करते हैं। ये भी सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में जो सस्पेंशन वायर है वो फोस्फर ब्रोंज वायर की क्यों बनी होती है। फोस्फर ब्रोंज वायर की क्यों बनी होती है, क्योंकि फोस्फर ब्रोंज वायर का के कम होता है, डिफ्लेक्शन क्या आ जाती है, ज्यादा आ जाती है। ये काम जो है ना वो आपने समझना है। नेक्स्ट जो काम है उस पर अगर हम चलेंगे अब, तो अगला जो क्वेश्चन है उसने क्या बोला है उस पर ध्यान देंगे, गौर करें। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको प्रोजेक्ट करा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये काम जो है ना वो आपने करना है, सुने ध्यान से। तीन चीजें हैं। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रोजेक्ट कर रखे हैं, एक्स एक्सिस में। तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इसकी वजह से जो फोर्स लगता है, फोर्स जो है वो कहाँ है, वाई एक्सिस में है। और आपने काम जो है वो किसके लिए करके देना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम करके देना है। आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से। ध्यान से समझेंगे कि मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें चार्ज जब मूव करता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। जिसके बारे में अगर हम काम करें तो कंसेप्ट जो है वो क्या कुछ था, किस तरीके से कहानी आपके पास थी कि सर यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो नाम है सर ये नाम क्या है, जेड एक्सिस है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक जो नाम है वो क्या दिखा रखा है, जेड। अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे चीजें जो है वो क्या दिखा रखी है, क्वेश्चन ने मुझे बोला है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है
वेलोसिटी जो है वो कहाँ है, आई कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है सर, हमारा जे डायरेक्शन में जो है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लग रहा है। तो बचा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा क्योंकि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जेड के प्लस में होगा या माइनस में वो आपने देखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स का फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू में कितना V क्रॉस B। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास होता है, ठीक है। कि मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक लोरेंस ने जो दिया है, मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स ने फॉर्मूला क्या दिया था, P Q V और इनटू में कितना हो गया साइन थीटा। कि फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला है P Q V साइन थीटा फॉर्मूला होता है। Q को आगे करा तो क्या बन गया V B साइन थीटा, और V B साइन थीटा है तो क्या लिखा गया V क्रॉस B लिखा गया। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब ध्यान से समझें कि फोर्स, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फोर्स जो है वो कहाँ है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में तो बेटा कहाँ लिया गया, के कैप लिया गया। चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का ई लिया गया। वेलोसिटी कहाँ दिखा रखी थी, आई कैप, और इनटू में कितना हो गया बी मेरे पास हो गया। इस तरीके से काम मैंने कर लिया कि एफ का फॉर्मूला है वी क्यू वी साइन थीटा, मुझे इसका वेक्टर फॉर्म क्या पता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी पता है। अब फोर्स, फोर्स जो है सर वो कहाँ लगा रखा है, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन अगर है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, जे कैप जो है ना वो नाम लिख दिया, ठीक है। चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का ई लिखा, आई क्रॉस बी जो है ना वो बनाया। ये माइनस में वैल्यू है इस तरफ जाके माइनस का जे कैप हो जाएगा, इसमें क्या, नहीं वो तो वेलोसिटी दिखाई है ना बेटे। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये एक्स में क्यों दिखा रखा है, वेलोसिटी तो एक्स में ही है ना। फोर्स जो है वो कहाँ है, ये जो डायरेक्शन है ये किसकी दिखा रखी है, फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, ऑटोमेटिक सी बात है कि वो जेड में होगा, लेकिन जेड के प्लस में होगा या माइनस में वो आपका सवाल है, ठीक है। तो एफ का फॉर्मूला है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स है जे में, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी जो है वो आई में है, क्रॉस में कितना है बी। अब काम क्या करना है, ये माइनस को उठा के उस तरफ भेजा तो माइनस का जे बना ई, आई क्रॉस कितना कर लिया बी आपने कर लिया। इस तरीके से काम है। अब आई की मल्टीप्लाई किससे कर दूं कि माइनस का जे आ जाए, तो आई की मल्टीप्लाई किससे करें, यहाँ पे आपको इस तरीके से पता है कि ये जो नाम है ये क्या है आई, यहाँ पे क्या लिखते हैं जे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं के। तो आई की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, के से। तो आंसर, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नाम क्या बन जाएगा, माइनस का जे बन जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता चला कि आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के जो है सर वो किसके बराबर है, माइनस का जे है। कि आई क्रॉस के करा, और आई क्रॉस के अगर मैं करता हूं तो आई क्रॉस के किसके बराबर है, माइनस जे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जेड में। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलता है उस पर ध्यान दो कि जब फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रखी हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगता है, बी क्यू वी साइन थीटा। नेक्स्ट काम क्या है कि क्यू को आगे करा तो क्या बन जाएगा, वी क्रॉस बी। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, जे में, वेलोसिटी कहाँ है, आई में, लेकिन चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस भी रखा आपने। माइनस को आगे भेजा तो माइनस का जे बना, आई की मल्टीप्लाई किससे करूं कि क्या बन जाए, माइनस जे। तो आई की मल्टीप्लाई किससे करी जाएगी, के पे। ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीखा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एमीटर, ध्यान से समझे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करी गई है। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच 0.6 कैन मेजर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एम्पियर की रीडिंग जो है वो कितनी दिखा रखी है, 1 एम्पियर जो है वो दिखा रखी है। शंट रिक्वायर्ड टू अनेबल एमीटर टू मेजर अप टू 5 एम्पियर, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इसको ना वैसे ढंग से अगर मैं बात करूं तो ये एमीटर की बजाय आपको कहना क्या चाह रहा है, गैल्वेनोमीटर है। और वो गैल्वेनोमीटर अभी कितना करंट मेजर कर पा रहा है, 1 एम्पियर। अब उसकी रेंज बढ़ानी है, कितना करना है उसको, 5 बनाना है। तो आपको पता है हाउ कैन वी कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है इस तरीके से, और आपने शंट इसके साथ लगाना है। एंड वी ऑल नो दैट कि शंट एक लो रेजिस्टेंस है, और ये लो रेजिस्टेंस हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। और ये करता क्या है, ये गैल्वेनोमीटर को बदल देता है किसमें, एमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे काम जो है वो हमने करना क्या कुछ होता है, इस तरीके से चीजें बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से कि काम जो है सर वो आपको क्या दिखा रखा है। यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है वो किसके बराबर है, आई जी। यहाँ पे जो जाता है सर वो किसके बराबर होता है, आई माइनस का आई जी।
क्योंकि टोटल जो करंट है वो कितना आता है, आई। गैल्वेनोमीटर से जाने वाला कितना होता है, आई जी, और ये जो नीचे जाएगा वो कितना बचेगा, टोटल आई माइनस आई जी। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लग गया है यहाँ पे। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, अगली जो चीज़ है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाले का नाम कितना है, 1 एम्पियर, और यहाँ से जाने वाले का नाम जो है वो कितना है, 4 एम्पियर। इस तरीके से कर लिया। अब जो कहानी है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो मुझे क्या पता है, मैं सिंपल भी काम करता हूं तो चीज़ें जो है आपको क्या पता है कि जितनी वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, गैल्वेनोमीटर, उतनी ही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, शंट के। करंट कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस कितना है, जी। अगली जो बात है ये कितना हो गया, 4, और मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, एस। 1 की जगह 1 जी। ये गैल्वेनोमीटर वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 0.6 ओम दिखा रखा है। तो मल्टीप्लाई बाई 0.6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, एस। 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.6 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू एस। 4 से डिवाइड करूंगा दिस विल कम 0.15, और ये आंसर किस में आ जाएगा, 0.15, और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम जो आपने कर लिया कि एस बताना है तो 0.6 डिवाइडेड बाई 4, और आंसर कितना आया, 0.15 आया। नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है, आपको चेक करना है कि शंट का रेजिस्टेंस है, और क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस है तो क्या ही आना चाहिए था, छोटा ही आना चाहिए था। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है अब शंट के साथ। तो क्योंकि दोनों पैरेलल में है बेटा, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1 बाई जी प्लस कितना, 1 बाई एस। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट मुझे बताना है 1 बाई जी, जी की जगह कितना है 0.6, एस की जगह कितना है 0.15 है। ये काम मैंने कर लिया। अब 1 बाई आर इक्विवेलेंट अगर मुझे बताना है तो काम जो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम में कितना आ जाएगा 0.6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और प्लस में कितना हो जाएगा 4। 1 प्लस 4 का आंसर कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 0.6। उल्टा कर दूंगा, आर इक्विवेलेंट अगर मैं करूँ तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0.12 ओम। ये काम करना है। अच्छा सवाल है, और ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे कि काम जो है वो आपने करना है क्या कुछ है। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता है 0.6, जिसकी रीडिंग जो है वो कितनी है, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो किस पे आ रही है, 1 एम्पियर पे। आप अब इसकी रीडिंग बढ़ाना चाहते हैं, 5 एम्पियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। और क्योंकि शंट हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, तो मैं और आप क्या जानते हैं कि सर जितनी वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, गैल्वेनोमीटर, उतनी ही किसके अक्रॉस होगी, शंट। दोनों को इक्वेट करा, यहाँ से आंसर किसका आ गया, शंट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो काम है आर इक्विवेलेंट बताना है, तो नोट अ बिग डील, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, और क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो बड़े आसानी से आप इसके आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको जो है ना वो आपने रिवाइज जरूर करना है, ये वाला चैप्टर जो है ना वो अच्छा है, ये काम जो फिर आपने करना है। सारे अच्छे सवाल जो है वो करवा रहा हूँ, जो जो टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, सुने ध्यान से। इसके बारे में बात करनी है, राइट द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रॉन विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि दोनों फील्ड अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और कौन सा भी अवेलेबल है, मैग्नेटिक भी। और दोनों कैसे हैं, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि दोनों जो है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। जैसे कि कहने का मतलब मैंने क्या मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ मान लिया, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। परपेंडिकुलरली इनवर्ड का छोटा सा मतलब क्या है बेटे, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड का मतलब है कि फील्ड जो है वो कहाँ है, जेड डायरेक्शन में। फील्ड जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, जेड में। ठीक है, ये जो है ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, माइनस के कैप में, अंदर की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने मान लिया इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास किस में है, माइनस का जे कैप डायरेक्शन में। क्रॉस का मतलब ये है कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना दिखा रखा है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में अगर है तो लेट अस कंसीडर कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे एंट्री लेता है, परपेंडिकुलर एंट्री लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आई कैप से। पहली बात तो तीनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, और एक कहाँ लग रहा है, नीचे। अब बात क्या है, इलेक्ट्रिक ज्यादा होगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मैग्नेटिक ज्यादा होगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। और अगर दोनों बराबर होंगे तो पार्टिकल जो है वो कैसा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा।
ये कंडीशन आपने बतानी है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, परपेंडिकुलर। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो एंट्री ले रहा है वो भी कैसी हो, इन दोनों पे परपेंडिकुलर, तब उस पे दोनों फोर्स लगेंगे। और जिसके सीधे जाने की कंडीशन छोटी सी क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q इंटू ई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बी क्यू वी साइन थीटा, थीटा तो 90 हो चुका है, Q से Q कैंसिल कर देंगे तो E इज इक्वल टू किसके बराबर है, BV के। तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर वो किसके बराबर हो गया, BV के बराबर हो गया। और BV से ही आपने इसको याद करना है कि B मल्टीप्लाई बाई V, और B इंटू वी जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो BV के बराबर है, तो V अगर बताऊंगा तो V किसके बराबर हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई B के बराबर। क्या आपने वेलोसिटी बतानी है तो किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको याद हो तो ऐसे ही आप स्पीड ऑफ ईएम वेव भी निकालते हैं। स्पीड ऑफ ईएम वेव जो c से लिखा जाता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से काम जो है ना वो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगले वाले काम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुने ध्यान से कि काम जो है वो आपने क्या करना है। अ स्टेडी करंट I1, एक जो करंट है वो कितना दिखा रखा है, I1 करंट है, फ्लोज इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अनदर वायर कैरिंग करंट I2। एक वायर में करंट I1 है, दूसरे वाली वायर में I2 है, सेम डायरेक्शन में है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है कि ये डेरिवेशन जो है वो बोला गया है, इंपॉर्टेंट है कि एक वायर में करंट I1 है, दूसरे वाली वायर में करंट कितना है I2, और इन दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है सर वो कैसी है, पैरेलल। और क्योंकि पैरेलल है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन में क्लोज्ड हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू द फर्स्ट वायर। शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 exerts a magnetic force on I2, राइट एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। ये काम जो आपने करके देना होता है। ये डेरिवेशन बार बार मैं करवा चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे। ये हमारे पास वायर नंबर क्या मान ली, 1 मान ली, ये जो वायर है ये वायर नंबर 2 मान ली। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट कितना है I2, एंड लेट अस कंसीडर दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल। इनके बीच में जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है, स्मॉल r के। अब मैं और आप क्या जानते हैं सर, हमें पता है कि 1 वाली वायर पे फील्ड किसका होगा, 2 का होगा। ठीक है, और 2 वाली वायर पे फील्ड जो है वो किसका होगा, 1 का होगा। ठीक है, 1 वाली पे 2 का होगा और 2 वाली पे किसका होगा, 1 का। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो 1 वाली का ये फील्ड कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, इस वाले की वजह से कहाँ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, जब हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो फोर्स इस पे कहाँ लगेगा, ये 1 वाली पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, 2, और ये 2 वाली पे फोर्स लगेगा, और 2 वाली पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, 1 की वजह से। 1 वाली पे किसकी वजह से लगा, 2 की वजह से, और 2 वाली पे किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से। इस तरीके से काम कर लिया। अगला जो काम है वो अब आपने क्या करना है, 1 वाली पे 2 की वजह से, 2 वाली पे किसकी वजह से, 1 की वजह से। इतना काम डाटा जो है वो आपने चलाया। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये काम आपने करना है। और अगर मैं यहाँ पे पहले एक का ही एक्सप्रेशन लिख के दे दूं आपको कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर नंबर 1 ड्यू टू वायर नंबर 2, वायर 1 पे 2 की वजह से बताना है, तो फोर्स अपॉन लेंथ जो है वो बताना है। तो फोर्स की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, फोर्स की वैल्यू है बिल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, लेंथ करना है। लेंथ से क्या हो जाएगा, लेंथ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो 1 वाली वायर पे फील्ड जो है वो कौन सा है, B2 है, करंट कौन सा है, I1 है, और साइन ऑफ एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री। B2 की वैल्यू क्या होती है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई r। तो ये आंसर कितना है, I2 I1 और साइन 90 तो कितना हो गया, 1। और ये किसकी तरफ आ रहा है, दिस इज टूवर्ड्स सेकंड, ये किसकी तरफ आंसर जा रहा है, सेकंड वाले की तरफ आंसर जो है ना ये जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से उसकी वजह से बताऊंगा तो दूसरे वाले की वजह से भी आंसर क्या आएगा, सेम, हेंस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्सेस। ठीक है, ये काम जो है वो हमारे पास है। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो वो क्या करने लग जाते हैं, रिपेल। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा जाता है, इसको बार बार जो है वो आप पढ़ लेंगे एक बार जी। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स P एंड Q, ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग करंट I आर केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, सच दैट दे हैव अ कॉमन
सेंटर, फिगर में शो कर रखा है, कई बार दिखाता भी नहीं है वो। तो एक जो है इस तरीके से दो वायर जो है ना, सर्कुलर वायर जो है वो रखी हुई हैं, एक को हॉरिजॉन्टल में रख लिया और एक को कहाँ रख लिया, वर्टिकल में। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल अगर है तो कैसे रखी हैं, परपेंडिकुलर प्लेन्स में, और इनका जो सेंटर है वो सेंटर जो है सर वो कैसा है, कॉमन है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बतानी है। दोनों में करंट आई है, दोनों में करंट जो है वो सेम है, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई है, और दोनों की रेडियस जो है वो क्या है, इक्वल है। अब आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए वो क्या, दो चीजें, इस सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, नंबर 2 अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल वाले का आंसर कहाँ आता है, वर्टिकल में, या वैसे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या पता होना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल। उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे, एक बार पढ़ें कैसे ये सवाल जो है वो आप कर पाएंगे। तो अब काम जो है वो क्या करना है इसमें आपने, कि ये जो है ये आपको क्या दिखा रखा है, करंट, ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो क्या है आपके पास, रेडियस है, इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है, ये काम जो कर लिया, ये रेडियस है और ये भी जो है वो क्या है, रेडियस, इस तरीके से। अब ये हॉरिजॉन्टल में अगर फील्ड है, हॉरिजॉन्टल में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, ये P है और ये जो नाम है ये क्या हो गया, Q। तो हॉरिजॉन्टल वाले से कहाँ आएगा, वर्टिकल में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ आ जाएगा, P। वर्टिकल वाला जो है उसका आंसर कहाँ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में, तो ये आंसर किसका आ जाएगा, Q का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री। अब अगर मैं, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, करंट भी सेम है और दोनों में रेडियस भी क्या है, सेम, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो आंसर P के मैग्नेटिक फील्ड का होगा वही आंसर जो है Q के मैग्नेटिक फील्ड का होगा। और ये आंसर किसके बराबर होगा बेटा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। अब डायरेक्शन मैंने बताई दी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो काम जो है, जो काम P का और Q का दोनों बताने हैं, तो P का आंसर भी कितना, सर्कल की वजह से म्यू नोट आई बाई 2r होता है। Q की बात करूं तो उसका भी आंसर कितना है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 2r। फिर डायरेक्शन बतानी है तो हॉरिजॉन्टल वाले की वर्टिकल में आई, वर्टिकल वाले की कहाँ गई, हॉरिजॉन्टल में। और लेट अस कंसीडर, इस वैल्यू को आप कितनी ही मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये वैल्यू आपने B मान ली। तो B नेट अगर आपको बताना है तो B नेट जो है सर वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ पहले वाला दूसरे वाला कोस ऑफ एंगल। पहले वाला कितना है BP, दूसरे वाला BQ, और कोस 90, और कोस 90 कितना है 0। तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो पहले वाला आंसर कितना हो गया, B का स्क्वायर, दूसरे वाला फिर से कितना हो गया, B का स्क्वायर, और B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करा दो, √2 B का स्क्वायर, तो ये √2 और इंटू में कितना हो गया B, और B वाली वैल्यू जो है बेटे वो किसके बराबर थी, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2r। इस तरीके से काम करना है, ये इतने टेस्ला आंसर आएगा। और क्योंकि डायरेक्शन भी देनी है तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो कितना बनाया गया, अल्फा, तो tan अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह कितना है BP, और डिवाइडेड बाई बेस, बेस की जगह कितना BQ। तो अगर हम काम करेंगे तो दोनों आंसर क्योंकि कितने हैं, B हैं, तो B डिवाइडेड बाई B से B को कैंसिल करा 1, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। अल्फा की जो वैल्यू है सर, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, 45 डिग्री। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि हॉरिजॉन्टल वाले का आंसर कहाँ है, वर्टिकल में, वर्टिकल वाले का कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में। तो दोनों के आंसर को B माना, सोल आपने करा, और इस तरीके से आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाए। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल है, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं बेटे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम L। एंगुलर मोमेंटम L है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, और जिसमें आपने काम जो वो क्या करके दिखाना होता है, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तीन छोटे छोटे काम करने होते हैं इसमें, कि एटम जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ रहता है, गौर करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीजें जो हैं सर वो हमें क्या बनानी है, इस तरीके से हमारे पास एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, रेडियस r है, और जिस वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है वो वेलोसिटी आपने कितनी मान ली, v। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। इस तरीके से काम करना है यहाँ पे। अब आपने काम जो करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज जो है वो क्या बनाता है, करंट बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट के बारे में। करंट अगर बताना है तो करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम।
चार्ज को क्या लिखते हैं बेटा, N और डिवाइडेड बाई कितना, E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, E की जगह E। टाइम के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 2 पाई r और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर। कि I बताना है चार्ज बाई टाइम, चार्ज को N डिवाइडेड बाई T, N की जगह 1 E। टाइम की बात करूं तो कितना हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा, EV और डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई r। इस तरीके से काम कर लिया। पहला काम होता है ये करंट बताने का बेटा। फिर आपने इससे रिलेटेड क्या बताना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बतानी है m की जगह वो म्यू कह रहा है तो म्यू लिख लो। कि हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो किससे लिखा जाता है, म्यू वेक्टर से लिखा हुआ है इन्होंने, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट और इनटू में ए, NIA ये फॉर्मूला होता है। n की जगह कितना है 1, I की वैल्यू जो है बेटे वो कितनी है, I की वैल्यू है EV डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई r। एरिया की बात करूं तो एरिया किसके बराबर है, पाई r का स्क्वायर है। n की जगह 1 है, I की जगह EV बाई 2 पाई r और एरिया की जगह पाई r का स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, आंसर आ जाएगा EVR और डिवाइडेड बाई कितना 2। ये आंसर हो जाएगा EVR डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अब लास्ट बात जो यहाँ पे आपने बतानी है वो क्या, कि सर हम क्या जानते हैं, बोर साहब का पोस्टुलेट जानते हैं, सेकंड पोस्टुलेट, जिसने क्या कहा है कि MVR बराबर होता है किसके, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लो, VR की, और VR की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई m। इस तरीके से काम कर लिया। तो E बाई 2 और VR की अगर मैं बात करूं तो VR की जगह कितना है, NH डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई m। तो n बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा EH डिवाइडेड बाई 4 पाई m। और ये जो वैल्यू है बेटे ये किसके बराबर होती है, बोर्स मैग्नेटोन। और बोर्स मैग्नेटोन अगर नाम है तो ये क्या बन गया, म्यू बी बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 9.27 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ये काम इसको करके दिखाना है। 3 छोटे छोटे से काम, करंट बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताओ, बोर्स पोस्टुलेट का इस्तेमाल करो, और इतना काम जो है ना वो आपने करना है। मैं दोबारा बताता हूँ, करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाई टाइम, Q को NE डिवाइडेड बाई T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है E, टाइम को डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 2 पाई r डिवाइडेड बाई v कर लिया। v ऊपर गया तो क्या बन गया EV डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई r। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताना है NIA, n की जगह 1, I की जगह EV बाई 2 पाई r, एरिया की जगह पाई r स्क्वायर। तो आंसर बना EVR डिवाइडेड बाई 2। जो VR की वैल्यू है वो उठा के ये रखी, और 2 2 जा कितना हो गया 4, तो n टाइम्स ऑफ बोर्स मैग्नेटोन जो है ना वो आपका आंसर है। इतना काम जो है वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी सर। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपने बना ली। अगला जो काम है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, सोलेनोइड के लिए काम करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे डेरिवेशन है चाहे क्वेश्चन है, वो इस स्लाइड में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसके लिए बना के दिखाओ, सोलेनोइड के लिए बना के दिखाओ। पता होना चाहिए पैटर्न। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बता दीजिए, जिसके स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो होते हैं। तो सोलेनोइड वाला पूरा काम जो है वो आपने करके देना है, जिसको आप जानते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है वो सोलेनोइड वाली डेरिवेशन आपने करनी है, जिसको मैं बार बार जो है वो आपको पढ़ा चुका हूँ। वहीं से ही जो है वो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, वैसे आपको ज्यादातर आती भी है। ठीक है, अगला जो काम है, सोलेनोइड जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना बेटे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड सवाल है। ठीक है, अभी हमने इसकी डेरिवेशन भी करी है, और इस क्वेश्चन को जो है ना वो एक बार देखेंगे। नीट में भी बार बार जो है ना ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूं तुम्हारे लिए। इस तरीके से जो है ये डायग्राम जो है वो दिखा रखा है, बार बार ये सवाल पूछा गया है, बार बार मैंने करवाया भी है आपको। ये जो ये कितना है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, नीचे जो है वो एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसमें करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, और ये स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आप जो है वो क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताना है, नेट फोर्स और डायरेक्शन जो है वो बतानी है इस अरेंजमेंट के लिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे नाम रखते हैं, ये A, B, C और D, इस तरीके से काम है। इसमें 1 एम्पियर है, ये सारे में कितना ही फ्लो कर रहा होगा 1 एम्पियर करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ये 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर का करंट जो है वो इसमें से क्या कर रहा है फ्लो, ये 20 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसमें काम जो है वो अब आपने करना क्या है कि सर ये पैरेलल वालों में फोर्स निकालना होता है, और मैंने आपको बताया हुआ है पास वाले में चेक करो, पास वाले में कैसा होगा सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन का होगा।
तो पूरा लूप भी जो है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन में अगर हम काम करें तो फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स किस पे, DA पे, फोर्स BC प्लस DA, और इन दोनों का जो सम है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वालों का सम तो किसके बराबर होता है, 0 के। अब जो काम है वो एक किसको पकड़ते हैं, AB वाले को। AB वाले को पकड़ूं तो ये कितना है, 2 एम्पियर है। इसके बारे में बात करूं तो ये कितना है, 1 एम्पियर है। इनमें जो सेपरेशन है, क्योंकि ये टोटल 20 था, ये 30 है, तो ये कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर है, तो ये लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या पढ़ रखा है आपने, म्यू नोट अभी पढ़ाया था, I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर, और वो फोर्स अपॉन लेंथ था तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा। म्यू नोट बाई 2 पाई वो किसके बराबर है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। एक जो करंट है वो कितना है, 2, दूसरे वाला कितना है, 1। सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो 10 की पावर कितना, -2। एल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻⁻ कितना, -2। 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया, 8 इंटू 10⁻⁻7। और ये आंसर किस में, न्यूटन में। और ये नेचर जो है वो कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। ये जो नेचर है ये कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। शाबाश बेटे। ठीक है, अब जो काम है वो आपने क्या करना है, इस नीचे वाले में देखना है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काम जो है सर वो क्या हो गया कि करंट इसमें तो कितना ही है, 2 एम्पियर। जो बदल गया है बस वो सेपरेशन है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे कितना जा रहा है, अब इसमें ये 1 एम्पियर जा रहा है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो गई है, और ये आंसर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और इसका नाम जो है वो क्या नाम था, CD नाम था। तो फोर्स ऑन CD अगर मैं बताऊंगा तो फोर्स ऑन CD जो है वो किसके बराबर होगा, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर, और इनटू में कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। इस तरीके से काम है। म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू, म्यू नोट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7। एक करंट 2 है, दूसरे वाला 1 है, डिवाइडेड बाई सेपरेशन, टोटल सेपरेशन कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, लेंथ, लेंथ कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻2। तो ये जो काम है ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगी, ये 8/3 बन जाएगा। 8/3 इंटू 10⁻⁻ कितना, -7 न्यूटन में। और ये आंसर कैसा हो गया, रिपल्सिव हो जाए, क्योंकि अब जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो ये अट्रैक्टिव वाला है और वो कैसा है, रिपल्सिव वाला। तो बड़े में से किसको माइनस कर दो, छोटे को। अगर दोनों अट्रैक्टिव होते तो ऐड कर देते, रिपल्सिव होते तो ऐड कर देते, लेकिन एक अट्रैक्टिव और एक कैसा है, रिपल्सिव, तो माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स अगर बताना है तो बड़े में से किसको माइनस कर दीजिए, छोटे को। तो 8 इंटू 10⁻⁻7 माइनस ये कितना है, 8/3 इंटू में 10⁻⁻ कितना, -7। 10⁻⁻7 को अगर मैं कॉमन लूँ तो 8 - 8/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16/3। और ये ना आंसर किस में है, न्यूटन में। और नेचर वाइज ये जो काम है ये कैसा हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। कैसा काम हो गया, ये अट्रैक्टिव। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में, नहीं है जी। ये सारा जो है वो आपको समझ आना चाहिए। कोई भी दिक्कत है, कोई बात है, उसको पूछो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, डन। करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव। करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो कैसे होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला पता हो, और बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन के पेपर में आने के। नीट में भी कई बार जो है वो पूछा जा चुका है ये सवाल। चलिए जी, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट एक्सियल पॉइंट। बार बार करवाई हुई डेरिवेशन है, ठीक है, पुरानी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी अगर आपको नहीं आती है तो। मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट आई एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ। इसी की हेल्प से कहां पे भी बताना है, सेंटर पे। तो एक्सियल डिस्टेंस को 0 ले लेते हैं तो किसका आ जाता है, सर्कल के सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, बार बार करी हुई डेरिवेशन है, नहीं भी आती है तो हम दोबारा इसको जो है बता के भेज देंगे तुम्हारे पास, लेकिन अभी के लिए आपको जो है वो पुरानी वीडियोस में ये मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या बताना है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मतलब ये क्वेश्चन फिर करवाने नहीं है तो डाल क्यों रखे हैं सर, ताकि आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये भी करनी है। ठीक है, तो पहला जो काम है वो क्या बनाना है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बनाना है। बना लेंगे सर मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। उसकी वर्किंग तो मैंने पहले वाले सवाल में करवाई है आपको। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन आपने करना है MCG। हालांकि डिवाइसेस की अलग से एक वीडियो बनी हुई है, उसमें मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको करवा रखा है। ठीक है, ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें।
कि सर यहाँ पे वर्किंग को अगर मैं दोबारा से भी आपको समझाऊं, हालांकि मैंने आते ही पहले सवाल में समझाई है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमें क्या पता है कि जितना डिफॉर्मिंग टॉर्क है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय, मतलब उतना ही क्या क्रिएट हो जाएगा, रिस्टोरिंग। तो कोयल रेस्ट पे आ जाती है, डिफॉर्मिंग वाला कितना था, बीना, के फाई के बराबर होता है। फाई अगर बताना है तो सर के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो बीना डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। फाई बताना है और फाई किसके बराबर है, बीना डिवाइडेड बाई के। इतना काम जो हमने कर लिया, फाई पता कर लिया आपने। नेक्स्ट जो काम है सर वो मेरे पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी अगर बतानी है तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है, ठीक है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफ्लेक्शन जो है वो किसके बराबर है, बीना डिवाइडेड बाई कितना, के, और करंट जो है वो कितना है, आई। आई से आई कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, बना के, बी एन ए ओवर कितना है, के। ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बताऊंगा तो बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। रिफ्लेक्शन को वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, डिफ्लेक्शन कितना है, बीना डिवाइडेड बाई के, और वोल्टेज जो है उसको क्या लिखा गया, आई इंटू आर। आई को आई से काट दिया तो ये क्या बन जाएगा, बनाकर बन जाएगा, बी एन ए ओवर कितना, के आर। अब अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या कहता है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाओ, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज भी बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे बी को बढ़ाओगे दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, के घटाओगे दोनों बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज करते हैं तो साथ में क्या भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस। तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या बढ़ रहा है, करंट सेंसिटिविटी के केस में तो सिर्फ क्या बढ़ रहा है, न्यूमरेटर। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है और साथ में डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी सकती है, सेम भी रह सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी का बढ़ाना वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी चीजों को एडअप करे, क्योंकि अगर इफ वी चेंज या इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टन्स that will results into increase of resistance due to which voltage sensitivity may remain same or may decrease too। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। हर बार जो है वो दोनों पे सेम प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आप n को छेड़ देते हैं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या क्या रखा है, ये भी उसी पैरामीटर के बेसिस पे क्वेश्चन है। तीन स्ट्रेट वायर हैं, तीन स्ट्रेट पैरेलल वायर जो कैप्ट कर रखी हैं, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। इसमें I1 ऊपर जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, और इसमें आई, डायरेक्शन नहीं पता है, शायद डायरेक्शन ही पूछता हो। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इक्वल है, ए के सेपरेशन में रखी हुई है। द वायर 3 कैरीज अ करंट आई। 3 नंबर वायर में करंट जो है वो किसके बराबर है, 3 नंबर जो वायर है उसमें करंट कितना दिखा रखा है, आई। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है इज सच दैट नेट फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर टू इज जीरो। अब ध्यान से समझो कि काम जो वो क्या करना है कि इस 3 नंबर में कैसा करंट जा रहा है, ऐसा करंट जा रहा है कि 1 वाले पे नेट फोर्स कितना है, 0 के बराबर, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, पहले वाले पार्ट के लिए सोल्व करना है। तो अगर हम बात करें तो इस वाली वायर को पहले वायर कह दिया, ये जो है ये दूसरे वाली वायर है और ये तीसरे वाली वायर है। सुने देंगे ध्यान से, ये जो नाम है ये 1 है, ये नाम 2 है, और ये जो नाम है ये कितना है, 3। इसमें 1, ये 2 और ये 3। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये करंट कितना है, I1, इसमें करंट कितना है, I2, और इसमें करंट कितना है, I। ये बात जो है ना वो कह रखी है, एक में I1 है, एक में I2 है, और एक में नाम कितना है, I के बराबर है। अब आपने जो चीजें चलानी है वो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ होगा, गौर कर रहे होंगे बेटे सारे। डायरेक्शन ही पूछी हुई है बेटे, थर्ड वाले की डायरेक्शन बताओ, आपका सवाल है। कब, जब 1 वाले पे नेट फोर्स कितना है, 0। अब अगर मैं बात करता हूं तो 1 वाले 2 की तरफ तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा बेटे, डायरेक्शन सेम है, इसमें भी करंट ऊपर है और इसमें भी करंट कहाँ है, ऊपर, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसकी तरफ तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट। अब इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है कि इसको रिपेल करना पड़ेगा, तभी तो आंसर कितना बनेगा, 0। अगर ये भी अट्रैक्ट कर लेगा तो ये भाग ही आएगा, और अगर इसमें करंट ऊपर है तो ये रिपेल करेगा, तो इसमें करंट कहाँ जाना चाहिए, नीचे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट बता दिया आपने, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। क्योंकि 1 वाले में अगर मैं बात करता हूं, 1 वाले पे तो क्या होगा, 2 की वजह से तो क्या है, अट्रैक्शन, तो 3 वाले की वजह से क्या जा रहा होगा, रिपल्शन जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, 0। तो आप जो है वो डायरेक्शन अगर दिखाएंगे तो डायरेक्शन, पहले वाले पार्ट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो जाएगी,
सेकंड वाले पार्ट को कहा गया है, सुने ध्यान से बेटे, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ आई नेट फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू अदर 2 बिकम्स 0। मतलब कि अब जो डायरेक्शन बनाई है ना, ध्यान से समझे, अब जो डायरेक्शन बनाई है इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सुने ध्यान से, ये जो नाम है ये क्या नाम है, I1 है, ये जो नाम है ये हमारे पास क्या है, I2 है। और अगर मैं बात करता हूं तो इसमें करंट की डायरेक्शन को जो है वो क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। इसमें करंट की डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, रिवर्स। इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर, इसमें भी कहां जा रहा है, ऊपर। अब जो डायरेक्शन ली थी पहले पार्ट में उस डायरेक्शन को क्या करो, रिवर्स। और जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि नेट फोर्स ऑन वायर नंबर 2 जो है वो कितना हो जाता है, 0। बट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट आई की डायरेक्शन तो रिवर्स कर दी, पॉजिटिव वाई में चली गई है। और रिलेशन बताओ I1 I2 और I3 में इस केस में। अब सुनो ध्यान से, काम क्या करना है सर, अब अगर जो डायरेक्शन ली थी उसको क्या करा गया, रिवर्स। 2 वाले पे, 2 वाले को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये फोर्स, ये क्या नाम है 1, ये नाम 2 और ये नाम कितना है 3। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसकी वजह से हो गया, 3। और 2 पे फोर्स जो है वो किसकी वजह से हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसकी वजह से, 1 की वजह से। ये दोनों जो फोर्स हैं वो कैसे करने हैं, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। इस तरीके से काम बेटे आपने करना है। अब यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो आपने क्या बनानी है, इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नोट I1 I2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई, और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो काम जो वो क्या करना है, इस तरीके से काम जो आपने कर लिया, ये A आ गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है A, ऐसे ही काम करूंगा तो 2 पे 3 की वजह से लिखूंगा तो म्यू नोट I2 I3 डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस इनके बीच में भी कितना है A। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, A से A घट जाएगा, सही है इतनी बात। तो अब म्यू नोट से म्यू नोट I2 से I2, तो I1 जो है सर वो किसके बराबर आ गया, I3 के। I1 और I3 की वैल्यू जो है वो क्या रहेंगी इस केस में, सेम। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन कर ली। आल्सो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ I1 और I3 किसके बराबर है, I के बराबर है। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। ये रिलेशन देना था तुमने, रिलेशन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले 1 वाली वायर पे नेट फोर्स 0 करो। तो 1 वाली पे नेट फोर्स 0 करना है तो 1 पे किसकी वजह से है, 2 की वजह से, और 1 पे किसकी वजह से है, 3। तो 1 पे 2 की वजह से ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो इसको क्या ही करना पड़ेगा, रिपेल। और अगर ये रिपेल करेगा तो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि जो अभी डायरेक्शन ली है उस डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स। और इसी डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स करते हैं तो 2 वाले पे 1 की वजह से लगेगा, 2 वाले पे किसकी वजह से लगेगा, 3। दोनों को आपने जो है वो इक्वेट करा और इसकी हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, आंसर जो है वो निकाल लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। अगला जो काम करना है क्वेश्चन नंबर 13, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये भी अच्छा सवाल जो है वो है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस वायर में। मतलब कि एक वायर जो है इस तरीके से, और इसमें करंट जो है ना, मतलब कि ऊपर वाले सेक्शन से नहीं, पूरे सेक्शन से करंट जो है ना वो जा रहा है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं पकड़ता हूं तो इसमें क्या कहा हुआ है आपको क्वेश्चन ने, कि रेडियस जो है वो इसकी ए के बराबर है। अच्छा सवाल है बेटे ये भी। ठीक है, कि ये जो इसमें करंट जो है वो आई यूनिफॉर्मली, मतलब अंदर से हर जगह जो है वो जा रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस वाइज बनाइए और इसको जो है ग्राफ बना के शो करिए। सुनो ध्यान से, एक तो वायर ये है, इसमें करंट जा रहा है, एक ये थिक वायर है, इसमें हर जगह से बराबर करंट जो वो जा रहा है। तो आपने करना क्या कुछ होता है यहाँ पे, सुने ध्यान से, ये आपके पास चीजें जो है वो क्या बनती हैं, आप पॉइंट्स पकड़ते हैं। मान लो आपने जो है वो एक सेक्शन पकड़ा यहाँ पे ये, ठीक है, टोटल जो करंट कितना था आई, मान लो इस वाले सेक्शन की रेडियस जो वो किसके बराबर है, आर। ध्यान से समझना, पहले भी करवाया हुआ सवाल है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर करें कि आपके पास काम जो वो क्या करना है। केस नंबर 1 करता हूं, और केस नंबर 1 क्या कहता है कि पॉइंट लाइज इनसाइड। पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट जो है सर वो अंदर लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज इनसाइड। पॉइंट जो है सर वो अंदर लाई कर रहा है, और पॉइंट अगर अंदर लाई कर रहा है तो मैं और आप क्या जानते हैं, सुनो ध्यान से, कि टोटल करंट किसके बराबर है, आई। अब इस वाले सेक्शन टोटल में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो इस रेड वाले में से तो आई फ्लो नहीं करेगा, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आर लिया गया है वो लेस देन क्या है, ए। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या पता है, टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, आई के। तो 1 से जो फ्लो करेगा वो कितना होगा, आई डिवाइडेड बाई कितना, पाई आर का स्क्वेयर। मुझे कितने एरिया से बताना है, मुझे बताना है पाई ए स्क्वेयर से।
तो पाई ए स्क्वेयर से अगर बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर इनटू में कितना हो जाएगा, पाई ए का स्क्वेयर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आई इंटू में ए स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वेयर। इस तरीके से काम हमने कर लिया। इस तरीके से चीजें जो है वो आपके पास हैं कि पाई आर स्क्वेयर में करंट कितना जा रहा है, आई, क्योंकि टोटल एरिया से कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो 1 से कितना करेगा, आई बाई पाई आर स्क्वेयर। मेरा जो एरिया बन रहा है अंदर वाले पॉइंट के लिए वो इतना है, तो ये जो है मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अगर मैं लगाता हूं तो मुझे और तुम्हें क्या पता है कि सर बीडीएल और बीडीएल किसके बराबर है, बीडीएल जो है सर वो बराबर है, बीडीएल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई, और आई की वैल्यू जो है वो अंदर वाले सेगमेंट से जो करंट जा रहा है वो कितना है, आई डैश, छोटा जो करंट है। तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, डीएल का, और ये जो है सर वो किसके बराबर हो गया। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। अच्छा, ये जो सेगमेंट है ये अपोजिट लिए गए भाई, ये जो वैल्यू है रेडियस जो है यहाँ पे ए के बराबर थी, पाई ए स्क्वेयर है, टोटल जो रेडियस है वो किसके बराबर है, सारा ही करना पड़ेगा कि टोटल जो रेडियस है वो कितनी है, ए के बराबर है। तो पाई ए स्क्वेयर के लिए, पाई ए स्क्वेयर के लिए जो करंट है वो किसके बराबर है, आई, क्योंकि बड़े वाली जो रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, और स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है। तो 1 के लिए अगर बात करूंगा तो 1 के लिए कितना है, आई डिवाइडेड बाई पाई ए का स्क्वेयर, और मुझे काम किसके लिए करना है, पाई आर स्क्वेयर के लिए। छोटा आर जो है ना वो, स्मॉल आर जो है वो कम वाला है, तो आई डिवाइडेड बाई कितना, पाई ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई कितना, पाई आर स्क्वेयर। पाई से सर पाई कट जाएगा, तो आंसर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आंसर बराबर हो गया आई आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए का स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। ये वैल्यू पता चल गई, आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए स्क्वेयर। अब सुनो, ये करंट जो है वो मेरा कितना है, छोटे वाला करंट है, डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट, आई की वैल्यू कितनी है बेटे, आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए स्क्वेयर। डीएल सर्कुलर सेगमेंट की जो लेंथ होती है सर वो किसके बराबर होती है, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट आई आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए स्क्वेयर। एक आर पावर से एक आर पावर कट जाएगी, तो बी बताना है तो 2 पाई नीचे चला जाएगा, म्यू नोट बाई 2 पाई आई आर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए स्क्वेयर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के कैसा है, डायरेक्टली पर। ठीक है, पहला काम तो ये बता दिया। अंदर वाले सेगमेंट में तो मैग्नेटिक फील्ड आर के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोबारा देखो ध्यान से समझो कि टोटल जो रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के, छोटे वाली रेडियस किसके बराबर है, आर के। तो अगर हम काम करें तो टोटल एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई, 1 से जो फ्लो कर रहा है वो पाई ए स्क्वेयर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, पाई आर स्क्वेयर की बात करनी है तो उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए स्क्वेयर। कितना काम करा, बीडीएल बराबर है म्यू नोट इंटू आई डैश के, बी की बाहर डीएल का एरिया जो है वो जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर। करंट की बात करूं तो वो कितना है, आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। आर से आर काट दूंगा, 2 पाई मल्टीप्लाई में कहाँ ले जाऊंगा, डिवाइड में, तो बी प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आर के। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगले वाले काम करें कि अगर ये पॉइंट बाहर लाई करेगा, केस नंबर 2 अगर मैं करूं तो केस नंबर 2 क्या कहा है, पॉइंट लाइज बाहर, ठीक है, आउटसाइड का पॉइंट है। आउटसाइड से तो टोटली करंट जा रहा होगा, तो सिंपल सा काम हो गया। ये तो और आसान है, इंटीग्रेशन किसका, बीडीएल किसके बराबर है, म्यू नोट इंटू में आई के। म्यू नोट जो है ये बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, डीएल का, और ये किसके बराबर है, म्यू नोट इंटू आई। तो डीएल का इंटीग्रेशन करा तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट इंटू आई। तो बी अगर बताना है, बी बताना है तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 पाई आर। तो बी और आर कैसे हैं, इनवर्सली, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हम अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो जैसे ग्रेविटी का ग्राफ बनता था ना 11th में, वही बनाना है कि पहले बी क्या कर रहा है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और थोड़ी देर के बाद जब आप सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो बी जो है वो आर के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बी और आर का ग्राफ बनाना तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने बना के देना है। इतना काम जो है वो आपने करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में आ रही है तो उसको पूछेंगे कि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो वो इनवर्स रिलेशन है, ये याद कर लें। ये ग्राफ तो एटलीस्ट आपको पता हो कि पहले ग्राफ जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस पे जाके मैक्सिमम, और उसके बाद क्या करता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का और इसको बार बार जो है वो आपने करके देखना है भाई। अच्छा सवाल है।
ठीक है जी, इतना काम जो है वो आपने करना है। अगला जो काम है वो क्या क्या रखा है, एक्सप्लेन गिविंग द रीजन बेसिक डिफरेंस कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। एक ये भी क्वेश्चन जो वो इंपॉर्टेंट है कि एक बार गैल्वेनोमीटर का क्या बनाना है, यू आर गिवन विद गैल्वेनोमीटर, और एक बार आपने उसका क्या बनाना है, वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, अब वोल्टमीटर की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस को हाई करने का तरीका क्या है बेटे, सीरीज में कनेक्शन करना। ऐसे ही एक बार जो है वो आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। एक बार आप उसका क्या बनाना चाहते हैं, एमीटर बनाना चाहते हैं। और एमीटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो चीजें जो वो क्या करनी है, एमीटर का क्या होता है, लो रेजिस्टेंस है, और लो रेजिस्टेंस अगर उसका है तो लो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल का कनेक्शन होता है। तो हाई रेजिस्टेंस के लिए सीरीज है, तो सीरीज में किसको लगा दीजिए, कनेक्टिंग इन सीरीज अ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। और अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिंग शंट इन पैरेलल, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। शंट इन पैरेलल लगा दिया तो क्या बन जाता है, एमीटर बन जाता है। तो अब ये काम जो वो आपने करना है, कैसे कर रहे होंगे कि सर ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस जो है वो आपने किस में लगा दिया, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगा दिया, और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है सर उसका नाम क्या हो गया, IG। गैल्वेनोमीटर वाला करंट जो है वो IG है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनी है वो कितनी है, V। तो V के बारे में अगर मैं बात करूं तो गैल्वेनोमीटर वाला करंट IG, रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, G प्लस R के बराबर है। कि अगर मुझे V बताना है तो V बराबर है, और V किसके बराबर है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, G प्लस R। तो ये वैल्यू जो है यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, ये क्या बन जाएगा, V डिवाइडेड बाई IG, और V बाई IG किसके बराबर है, G प्लस R के बराबर है। ठीक है, ये G प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V बाई IG, प्लस का G है इस तरफ जाके माइनस का G हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो गया, R। तो V बाई IG माइनस का G इज इक्वल टू किसके बराबर है, R। या ये काम जो कर लिया। अब R इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे बताना है तो दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो आंसर कितना आ जाएगा, G प्लस R के बराबर है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ठीक है, R इक्विवेलेंट बताना है तो G प्लस R, ये वोल्टेज इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो हमारे पास क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर है, और इसके साथ एक शंट जो है वो किस में लगाया हुआ है, पैरेलल में। ये गैल्वेनोमीटर एक शंट इसके साथ पैरेलल में लगा रखा है। तो यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, I। गैल्वेनोमीटर में से जो जा रहा है उसका नाम क्या है, IG। तो यहाँ से जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I माइनस का IG हो जाएगा। यहाँ से जो जाएगा उसका नाम क्या हो गया, I माइनस का IG। दोनों किस में है, पैरेलल में, और क्योंकि पैरेलल में है तो जो आंसर किसके लिए है, VG इज इक्वल टू VS। ये तो अभी भी बताया है क्वेश्चन में। तो इसके बारे में बात करूं तो IG इंटू G, इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, I माइनस IG, और इंटू में कितना S। इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया। और अगर मुझे शंट बताना है तो शंट कितना हो जाएगा, IG इंटू G डिवाइडेड बाई कितना हो गया, I माइनस का कितना, IG। और अगर इसका R इक्विवेलेंट बताना है तो आपको मैंने बता रखा है पैरेलल में क्या करते हैं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों का क्या करते हैं, सम करते हैं। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई नीचे दोनों का सम। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है, इतना काम जो है वो आपने कर लेना है। अगली जो चीजें हैं, अगला जो सवाल है ये डेरिवेशन ओरिएंटेड काम जो है वो आपने करा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला है, स्टेट बायोट-सेवर्ट्स लॉ एक्सप्रेसिंग इट्स इन वेक्टर फॉर्म और मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट। दोबारा से वही डेरिवेशन जो बोली हुई है, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो अगर आप बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में बात करें तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो है वो क्या कहता है आपको, बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने क्या बताया है, इसको न्यूमेरिकल और वेक्टर फॉर्म के लिए बताया जा रहा है आपको कि एक वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई। तो बायोट-सेवर्ट्स ने क्या कहा कि मैं पूरी वायर की वजह से नहीं बता पाऊंगा, एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ो तब बताऊंगा। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा पकड़ा तो नाम क्या हो गया, DL। यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने पकड़ा जिसका इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर था, R। करंट की डायरेक्शन में आके P की तरफ घूमना है तो ये एंगल कितना था, थीटा। तो इन्होंने बताया था कि छोटा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट का छोटा सा टुकड़ा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक टुकड़े की वजह से बताना है, तो DB बताना था। तो DB का आंसर क्या था, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना था, R स्क्वायर। कि DB प्रोपोर्शनल है और DB किसके प्रोपोर्शनल है, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और DB प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया था जिसका नाम क्या है, K, और ये क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, R स्क्वायर। और K की जो वैल्यू है सर वो K की वैल्यू किसके बराबर है,
के की वैल्यू है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू में कितना आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। तो डीबी अगर बताना है तो डीबी जो है वो किसके बराबर है, डीबी बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, डीबी का। अब ये तो स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में जाना है तो डीबी बताना है तो डीबी किसके बराबर है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर। और मैंने क्या कर लिया, आर से ही मल्टीप्लाई कर लिया और आर से ही क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि इसका क्या बनाना है, वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो आर से मल्टीप्लाई आर से ही डिवाइड, तो ये क्या बन गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन गया, आइडियल इकट्ठा करा, आर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई है इनटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर क्यूब। ये ए है, ये बी है और ये साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बना हुआ है। और क्योंकि ये ए बी साइन थीटा बना हुआ है तो इसको नाम क्या दे दिया, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर क्यूब। ये फॉर्मूला किसका आ गया, डी बी वेक्टर का। ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो आपके पास में, ठीक है। तो डी बी है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के कितना है म्यू नोट बाई 4 पाई, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी और आर स्क्वायर इंटू आर करा तो कितना बन जाएगा आर क्यूब। ये डाटा जो है वो आपके पास बन गया। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोयल एट एक्सियल पॉइंट। ये काम जो है वो आपको पता है। अब इसके बेसिस पे मान लो मैं क्या करता हूं, ये वाला क्वेश्चन किस एक्सियल पॉइंट पे आंसर निकालना, और एक्सियल पॉइंट का आंसर अगर तुम में से कोई बताए तो क्या आंसर होगा बेटे बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या आंसर आता है, म्यू नोट आई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर और इस सारे की पावर कितनी 3/2। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, एक्सियल पॉइंट का। म्यू नोट आई रेडियस का स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। आपको क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है कि रेडियल जो एक्सियल डिस्टेंस है वो डी के बराबर है और डी की वैल्यू कितनी लेनी है, ए बाई ए रूट 3 लेनी है, ठीक है। और सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस कितनी है, ए के बराबर है। सर्कुलर कोयल है और सर्कुलर कोयल का जो रेडियस है वो कितनी है ए। सेंटर वाला आंसर कितना होता है, सेंटर पे अगर हम बात करें तो सेंटर पे आंसर कितना होता है बेटा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 2a। ये वैल्यू पता है 2r होती है और रेडियस जो है वो क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है a के बराबर। रेडियस किसके बराबर है a, तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2a। और स्पेशल केस में क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो एक्सियल डिस्टेंस है उसको कितना ले लो a रूट 3। ये कितना बन गया म्यू नोट आई, रेडियस की जगह कितना है a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस की जगह कितना हो गया a का स्क्वायर प्लस x की जो वैल्यू है वो कितनी है a रूट 3। a रूट 3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 3a का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी, रेडियस की जगह a रूट 3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 3a स्क्वायर। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये काम क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसके बारे में बात करूं तो 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3 डिवाइडेड बाई 2 होगी। a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना बन जाएगा म्यू नोट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसकी हाफ पावर करूंगा तो इसको क्या लिखा 2a का स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, इसको अगर लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा म्यू नोट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसकी क्यूब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8a की क्यूब बन जाएगा। अब इनका आंसर लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर वाला आंसर कितना है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2a। एक्सियल वाले के लिए बात करूं तो आंसर कितना है म्यू नोट आई ए स्क्वायर से काटूंगा तो ये ए पे कट जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16 है। म्यू नोट आई कैंसिल हो गया, 2a से कितने पे गया 8 पे, तो आंसर जो वो कितना आ जाएगा 8:1। उतार लेंगे बेटा इस क्वेश्चन, ठीक है। कि काम जो है वो हमने क्या करना है सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे क्वेश्चन कितना है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। आर का मतलब क्या है रेडियस है, वो क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है ए। एक्सियल पॉइंट वाला आंसर कितना पता होता है म्यू नोट आई आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस एक्सियल डिस्टेंस की पावर कितनी 3/2। ये काम आपने करना है। अब यहाँ पे चीजें जो आपने क्या बनाई कि जहां पे रेडियस लिखा है वहां पे a लिखा और जहां पे एक्सियल डिस्टेंस है वहां पे कितना लिखा √3a, क्वेश्चन ने कहा था। स्क्वायर करके इसको सोल्व करा, आंसर जो वो कितना आ गया वो आंसर बन जाएगा। इसको ट्राई करें एक बार उतारने की।
इतना काम हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है ये जो है फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला जो है ये भी बार बार डेरिवेशन जो है मैंने करवाई हुई है आपको कि टॉर्क का फॉर्मूला है, और टॉर्क का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बीना साइन अल्फा। अलग से वीडियो पड़ी है इसकी, ठीक है, उससे जो है इसको आप कन्वर्ट करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो डिस्कस कर लिए, क्या क्या उनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो आपने कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो किसकी होगी, वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, आप जो है इस काम को करते रहें, 1 घंटे में पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसको कर लोगे तो ये लगभग सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, निपटा लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आएगी पूछ लेंगे।